मेरी बीवी 8 माह की हामला थी जब मैं गर्मी की वजह से दोस्तों के साथ मरी चला गया। मैं अभी मरी में ही था जब मुझे खबर मिली कि सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से मेरे बच्चे और बीवी का इंतकाल हो गया है। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं रोते हुए अगले रोज घर पहुंच गया। तब अम्मी ने बताया कि बीवी और बच्चे को दफना दिया गया है। मैं बहुत रोया था। अब मैं रोज शाम को अपनी बीवी और बच्चे की कब्र पर जाता। जब एक दिन मुझे रात में अपनी बीवी की बहुत याद सताने लगी। मैं कब्रिस्तान गया तो देखा कि चादर पहने एक औरत मेरी बीवी की कब्र पर बैठी रो रही है। लेकिन वो मुझे देखते ही वहां से भागने लगी। मैं भी उसके पीछे भागा और जैसे ही मैंने उसकी चादर खींची मेरे तो जिस्म से जान निकल गई। दिल करता अभी जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरा नाम परवेज है। मैं इंजीनियर हूँ और मेरी उम्र 32 साल है। मैं एक कामयाब जिंदगी बसर कर रहा था। मैं कराची का रहने वाला हूँ, लेकिन मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर जाता रहता हूँ, क्योंकि जिस कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ उसकी दूसरी ब्रांचेस दूसरे शहर में भी हैं। मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। मेरी बीवी का नाम निदा है और हम दोनों में बेइंतहा मोहब्बत है। निदा और मेरी मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी और वो भी पेशे के एतबार से मेरे जैसी इंजीनियर ही है। और हमारी कंपनी दूसरी ब्रांच जो लाहौर में थी, मेरी बीवी वहां नौकरी करती थी। 2 साल पहले जब मैं लाहौर गया तो वहां मेरी मुलाकात निदा से हुई। फिर हमारी दोस्ती और फिर दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई थी। तभी एक रोज मुझे निदा का फोन आया। उस वक्त मैं कराची में था। उसने मुझे फोन पर बताया कि उसकी अम्मी और भाई उसका अचानक निकाह कर रहे हैं। वो बहुत रो रही थी और उसके ये बात सुनते ही मैं भी परेशान हो गया था। अपनी मोहब्बत को किसी और के नाम होते देखकर मैं तैश में आ गया और सबसे पहले अपनी अम्मी से बात की। अम्मी के चेहरे का रंग बिल्कुल तब्दील हो गया। फिर वो बोली कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी शादी की बात करते हुए 3 जवान बहनें घर पर बैठी हैं और तुम अपनी शादी के बारे में बात कर रहे हो। उस लड़की से बोलो कि वो 5 साल इंतजार करे। इससे पहले मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। अम्मी की ये बात सुनते ही मैं दंग रह गया था, क्योंकि उस वक्त मैं 25 साल का था। मैंने अम्मी को समझाया कि बहनों की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी, लेकिन निदा की शादी कहीं और हो जाएगी। तो अम्मी मेरी बात पर मुझे गुस्से से बोली कि हो जाने दो। अम्मी ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था, जबकि निदा के भी मुस्तकिल मैसेज आ रहे थे। मैं भी सख्त परेशान था। फिर मैंने ये फैसला करने में देर ना की। मुझे मालूम था कि अम्मी को मैं जैसे तैसे बाद में मना लूंगा, लेकिन अभी मुझे निदा के पास पहुंचना था। तब मैं अगले ही दिन लाहौर आ गया। मैंने निदा के घर वालों से मिलने की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया और बोली कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। फिर निदा और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। जब मैं उसे अपने साथ कराची लेकर गया तो मेरी अम्मा देखते ही पत्थर की हो गईं। उनके चेहरे का रंग सफेद हो गया। मैं समझा कि वो गुस्से से हमें घर से निकाल देंगी, मगर उन्होंने कुछ ना कहा। बस उनका मूड बहुत खराब हो गया। ये सब देखते ही निदा भी परेशान हो गई थी, पर मैंने उसे समझाया कि अम्मी मान जाएंगी, बस तुम परेशान मत रहना। मगर मेरी 3 बहनें झगड़ा करने पर उतर आई थी। इससे पहले कि बात हद से बढ़ती, मैंने इरादा किया कि अम्मी को मनाने से पहले बहनों को शीशे में उतारूंगा। और मैंने निदा को भी यही कहा था कि बस मेरी बहनों को मुट्ठी में कर लो, अम्मा खुद ब खुद मान जाएंगी। मेरी बहनें मुझसे छोटी थी। 2 के रिश्ते अम्मी पसंद कर चुकी थी और एक अभी जेरे तालीम थी। अम्मी ने मुझसे और मेरी बीवी से कलाम तक ना किया, ना ही मेरी बहनें मुझसे बात कर रही थी। जब मैंने अपनी सबसे छोटी बहन को बमुश्किल राजी किया और फिर मैंने अपनी बीवी की उससे दोस्ती करवाई। मेरी बहन से मेरी बीवी की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। बाकी 2 बहनों की अम्मी एक साथ शादी कर रही थी। वो सभी लोगों से निदा का तारुफ बहू की हैसियत से करवा रही थी। मुझे लगा कि अब उन्होंने निदा को बतौर बहू कबूल कर लिया है। दूसरी तरफ बहनों की शादी की तैयारी जोरों शोर पर थी। मैं अम्मी को भी मना रहा था और ये देखकर खुश था कि अम्मी का दिल अब नरम पड़ रहा है। खैर से मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। घर में अम्मी और मेरी बीवी होती। मेरी छोटी बहन दिन में पढ़ने जाती है और वापस आकर अपने कमरे में बंद रहती। इसी दौरान मेरी बीवी हामला हो गई। औलाद की खुशखबरी सुनकर मेरी अम्मी सब कुछ भूल गई, सारे गिले शिकवे खत्म कर दिए। उनको मालूम था तो सिर्फ इतना कि उनकी बहू के पेट में उनके बेटे की औलाद है, और कुछ मेरी बीवी की अच्छाई का नतीजा था कि मेरी अम्मी मुतासिर हो गई थी।
सब कुछ बिल्कुल खुशगवार हो गया था। मेरी बीवी को हामला हुए 2 माह ही गुजरे थे कि मेरी बीवी आए रोज मुझे मेरी माँ की शिकायतें करती रहती। कभी कहती कि अम्मी ने मेरा सालन जला दिया, तो कभी कहती अम्मी ने कपड़े जला दिए हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ। और अगर वो ये सब मेरी बहन के बारे में बोलती तो शायद मैं यकीन भी कर लेता, पर मैं जानता था कि मेरी माँ ऐसी नहीं है। मेरी माँ जिद्दी जरूर थी, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वो बहुत नेक सीरत थी। मेरी बीवी मुझसे शिकायतें करती तो मैं उसे डांट देता, लेकिन वो चुप होने की बजाय मजीद बोलना शुरू कर देती। मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि निदा का तो अंदाज ही बदलता जा रहा था। वो अब बहुत बदल गई थी। वहीं दूसरी जानिब मेरी अम्मी अलग खौफजदा से रहने लगी थी। वो पूछने पर कुछ बताती भी ना थी, लेकिन बस इतना कहती कि मोहब्बत अंधी होती है और तुमने उसी अंधी मोहब्बत में बहुत गलत फैसला कर लिया है। इसका तुम्हें जल्द एहसास हो जाएगा। अम्मी की ये बातें मुझे परेशान कर रही थी। मैंने अम्मी से इस मुतालिक बहुत पूछा, पर अम्मी रोने लग जाती और मुझे कुछ ना बताती। दूसरी जानिब मेरी बीवी अलग परेशान कर रही थी। पहले उसे मेरी माँ और अब मेरी बहन से भी शिकायतें शुरू हो गई थी। वो मुझे नजरअंदाज करने लगी और हर वक्त फोन पर मसरूफ रहती। एक बार मैंने गलती से उसके फोन को उठाया। मेरा शक यकीन में बदल गया था, लेकिन उसने बुरी तरह से मेरे हाथ से फोन को छीन लिया। उसका फोन छीना मुझे हैरान कर गया था और मेरे शक पर यकीन की मुहर उसके सफेद चेहरे ने लगा दी थी। जब मेरा फोन उठाने पर उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, मैंने गुस्सा जब्त करते हुए पूछा कि ये क्या बदतमीजी थी, तो वो उल्टा मुझ पर ही बरस पड़ी और बोली कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैंने उससे कहा कि मैं शक नहीं कर रहा, तुम शक करने पर मजबूर कर रही हो। तब वो मेरी बात काटते हुए बोली, आपकी माँ और बहनों ने आपके दिमाग में गंद भर दिया है। उन्होंने ही मेरे मुतालिक आपको कुछ कहा होगा। वो बेवजह गुस्सा कर रही थी, जैसे अपना जुर्म छुपा रही हो। मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। उसका 5वां महीना चल रहा था और मैं शदीद परेशान था, क्योंकि मेरी बीवी मेरी माँ बहनों की दुश्मन बन गई थी। मुझे शर्मिंदगी होती थी। मैं बीवी की गुलामी करते हुए माँ को उसका हक नहीं दे रहा था। मैं इसी मुतल्लिक कोई फैसला कर रहा था जब मेरे व्हाट्सएप पर मेरी बहन का मैसेज आया। मैंने खोल कर देखा तो कोई 2-3 वॉइस क्लिप थे और एक कॉल रिकॉर्डिंग थी। मैं वो गौर से सुनने लगा और सुनते हुए मेरे हाथों से मोबाइल गिर गया। वो रिकॉर्डिंग निदा की थी। वो सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अब तक अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि निदा इतना घिनौना खेल खेल सकती है। मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। निदा को छोड़ अब मुझे अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। जब मैंने एक अहम फैसला करते हुए उसके घर से निकलने और आने जाने पर पाबंदी लगा दी। मैंने निदा से बात करना भी छोड़ दी थी। अपने इरादों में नाकाम होती निदा अब मेरे आगे पीछे घूम रही थी और मैं बाखूबी जानता था कि उसका मकसद आखिर क्या है। तब एक दिन उसने रोते हुए मुझसे माफी मांगी थी। मैंने गलती पूछी तो बोली, बस मुझे माफ कर दे। मुझे यूं लगता है कि जैसे मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, सिर्फ कुछ ही वक्त की मेहमान हूँ। मुमकिन है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त मैं मर जाऊं। उसकी बातों ने मेरा दिल हिला कर रख दिया था। वो जैसी भी थी, पर मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका 8वां महीना शुरू हो चुका था। उन दिनों गर्मी बहुत थी। मैं अक्सर गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ मरी चला जाता था। इस बार भी मैं अपने दोस्तों के साथ मरी घूमने जा रहा था, लेकिन मेरी बीवी मुझे जाने नहीं दे रही थी। वो खौफजदा सी मुझसे पूछने लगी कि आप दूसरे शहर चले जाएंगे। उसका खौफ मेरी समझ से बालातर था कि वो किस चीज से खौफजदा हो रही है। ऐसी कौन सी चीज है जो उसे यूं खौफजदा कर रही है। तब उसने मेरी मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी कि जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता मैं उसे छोड़कर कहीं ना जाऊं। पर मैंने उसे बताया कि सिर्फ कुछ दिनों की ही बात है, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। तभी उसने कहा कि आप मुझे मेरा मोबाइल देकर जाएं। एक बार फिर उसे मोबाइल के लिए मचलते देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने साफ इनकार कर दिया और गुस्से से कहा कि तुम अम्मी वाले मोबाइल से मुझसे बात कर लेना। उसके बाद मैं दोस्तों के साथ मरीज चला गया। अभी मुझे गए 1 हफ्ता भी ना गुजरा था कि जब मेरे पास फोन आया कि मेरी बीवी सीढ़ी से गिर गई है और इसी हादसे की वजह से मेरी बीवी और बच्चे का इंतकाल हो गया है। ये खबर मुझ पर किसी बम की तरह गिरी थी, जिसने मेरे सोचने समझने की सलाहियत मफलूज कर दी थी। मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया था। मैं खाली हाथ रह गया था।
मैं वहीं बैठा ज़ारों कतार रोने लगा। जब होश आया तो फौरन वापस लौटा। एक दिन बाद घर पहुंचा तो अम्मी ने बताया कि बीवी और बच्चे को दफना दिया गया है। मैं अम्मी के गले लगकर बहुत रोया। अम्मी भी मेरे साथ रोई। मैंने रोते हुए गुस्सा भी किया कि एक बार मुझे मेरी बीवी बच्चे की शक्ल तो देखने दी होती। मुझे निदा के जाने का गम यूं लगा था कि किसी चीज का होश तक न रहा था। मेरी नौकरी निदा और अपनी औलाद के गम में छूट गई थी। मैं बस हर वक्त अपने कमरे में बंद रहता, जबकि मेरी अम्मी निदा की मौत के बाद अजीब हो गई थी। वो इतना डर गई थी कि हर वक्त कमरे में रोती रहती और मेरे पास आकर पूछती कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं। अपनी माँ को माफ कर दो। उनकी ये बातें मुझे उलझा देती थी कि मेरी अम्मी ऐसी बातें आखिर क्यों करती हैं, लेकिन मैं तो अपने ही गम में डूबा था। मेरी बीवी और बच्चा एक ही कब्र में दफन किए गए थे। मैं रोज शाम वहां जाता और अपनी बीवी और बच्चे की कब्र पर बैठकर रोता, घंटों उनसे बातें करता। इस तरह मेरा दिल हल्का हो जाता। मुझे रो रो कर मलाल होता कि मैं क्यों दूसरे शहर गया, काश मैं ना जाता। एक रोज रात के वक्त मुझे निदा की शदीद याद सताने लगी। मैं उठ बैठा और तस्बीह पढ़ने लगा, पर मेरे दिल को फिर भी करार ना आया। आज निदा के इंतकाल को 5 महीने गुजर चुके थे, पर मुझे फिर भी सब्र नहीं आ रहा था। यूं लगता था कि वो कहीं आस पास है। मेरा दिल घुटने लगा तो मैं उठकर खड़ा हुआ और अपनी बीवी और बच्चे की कब्र पर गया। कब्र पर पहुंचा तो मैंने एक अजीब सा मंजर देखा। कब्र पर बैठा कोई रो रहा था। बहुत सारे फूल भी कब्र पर फैला रहा था। मैं चौंक गया और फौरन घड़ी में वक्त देखा तो रात के 11 बज रहे थे। उस वक्त मेरी बीवी और बच्चे की कब्र पर आकर रोने वाला कौन था, ये सोचते ही मैंने उसे फौरन पुकारा, पर वो मेरी आवाज पर तेजी से भागने लगा। उसे भागते देखकर मैं भी उसके पीछे भागा था और हाथ में आई उसकी चादर को खींचा तो अगले ही लम्हे उसका चेहरा मेरे सामने आ गया, जिसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी ही थी। मैं उसे बेयकीनी से देखता रह गया। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि निदा वाकई जिंदा है और मेरे सामने खड़ी है। उसकी आंखें भी पानी से भर गई थी और वो वापस भागने लगी थी। जब मैंने उसे पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। वो 6 माह बाद मुझे मिली थी, लेकिन ये सच था कि उसके मरने का यकीन मैंने अब तक नहीं किया था। जब मुझे यकीन हो गया और मैं होश में लौटा तो पहला ख्याल मुझे अपने बच्चे का आया था। मैंने उससे पूछा कि हमारा बच्चा कहाँ है, तो वो मुझे पानी भर आंखों से घूरने लगी और फिर अगले ही लम्हे उसने कब्र की तरफ इशारा किया। मेरा दिल कटकर रह गया था, जबकि वो जो खुद पर जब्त किए खड़ी थी, वो जब्त तोड़ते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसे चुप करवाया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और बोली कि ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो सुनने को तैयार ना थी और ना ही मेरे साथ चलने को। और फिर जब उसने मुझसे तलाक का मुतालबा किया तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं अपना आप खोते हुए उस पर चिल्लाने लगा। मुझे सब कुछ याद आने लगा और फिर कड़ी से कड़ी मिलाने पर जो कहानी बनी वो मेरी जान निकालने लगी। मैंने गुस्से से पूछा, पिछले 6 महीने से तुम कहाँ थी? वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय जाने लगी। मैंने उसे पकड़कर रोका और कहा, बेहया औरत, तुमने अपने मफाद के लिए मेरे बच्चे को मार दिया। मैं 6 महीने से तुम्हारा गम मना रहा हूँ और तुम मेरे बच्चे को मारकर कितनी आजादी से घूम रही हो अपने उस आशिक के साथ। मेरी बात पर निदा ने रोते हुए एक थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा और बोली कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की। मेरे बच्चे को मैंने नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ने मारा है। वो चिल्लाकर बोली और मेरी दुनिया हिला गई। भला मेरी माँ मेरे बच्चे को क्यों मारती? तब मेरी बीवी चिल्लाते हुए मुझे सब कुछ बताने लगी। उसने बताया कि शादी के बाद उसकी दोस्ती मेरी छोटी बहन से हो गई थी। जब वो हामला हुई तो अम्मी ने भी उसे कबूल कर लिया। मेरी बहन से जब उसकी दोस्ती बढ़ी तो उसे मालूम हुआ कि मेरी बहन की एक आवारा लड़के से दोस्ती है। वो मेरी बहन के साथ कुछ भी बुरा कर सकता है। तभी उसने मेरी बहन को बोलकर उस लड़के से बात की और उससे राब्ता करने से मना किया और वो लड़का ढिठाई पर उतर आया और बोला कि मैं शुमाइला से मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता।
और फिर जब वो ना माना तो निदा ने मेरी बहन शुमाइला को समझाया और उसे धमकी दी कि अगर उसने दोबारा उस लड़के से राब्ता किया तो वो घर में बता देगी। ये बात मेरी बहन को सख्त नागवार गुजरी। शुमाइला ने अम्मी को निदा की तरफ से वर्गलाना शुरू कर दिया। निदा ने जो उस लड़के से बात की थी और उसको मना करते हुए ये कहा था कि वो दोबारा राब्ता ना करे, तो जवाबन उस लड़के ने कहा था कि मैं नहीं छोड़ सकता, वो मेरी सच्ची मोहब्बत है। इस पूरी कॉल में से इन चंद बातों की रिकॉर्डिंग काट कर मेरी बहन ने मुझे सेंड कर दी थी ताकि मैं निदा की तरफ से बदगुमान हो जाऊं, और अम्मी को भी सुनाई। और अम्मी और मैं दोनों ही निदा की जानिब से शदीद बदगुमान हो गए थे कि वो एक बदकिरदार लड़की है। उसके बाद मेरी बहन कभी निदा के कपड़े जला देती तो कभी खाना खुद जाकर कमरे में सो जाती, और जब निदा मेरी अम्मी को देखती तो ये समझती ये उन्होंने किया है, और जब वो ये सब बातें मुझसे बोलती तो मैं उस पर यकीन ना करता क्योंकि मेरी आंखों पर भी बदगुमानी की पट्टी बंधी हुई थी। फिर मैंने उसका मोबाइल ले लिया। जब उसकी डिलीवरी के दिन करीब आने लगे तो वो वैसे ही फितरी तौर पर खौफजदा थी, लेकिन उसे मेरी माँ और बहनों से भी डर लग रहा था। इसलिए वो मेरी मिन्नत कर रही थी कि मैं ना जाऊं, लेकिन मैं चला गया। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अम्मी से बात करने लगी थी जब अम्मी ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और वो अपना वजन बरकरार ना रख पाई और सीढ़ियों से गिरती चली गई। उसको गिरता देखकर अम्मी के हाथ पांव फूल गए थे। वो मेरी तड़पती बीवी को अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर को इमरजेंसी डिलीवरी करना पड़ी। बच्चे की जान खतरे में थी। उसे मशीन में रखा गया था क्योंकि वो वक्त से पहले ही दुनिया में आ गया था, लेकिन वो बच ना सका और मेरी अम्मी के सामने ही दम तोड़ दिया। ये सदमा मेरी अम्मी के लिए भी बहुत गहरा था और मेरी बीवी को जब होश आया तो वो बहुत रोई। मेरी माँ ने अपना कसूर छुपाने के लिए सारा इल्जाम मेरी बीवी पर लगा दिया कि तुमने जानबूझकर बच्चे को मारा है, और फिर बच्चे को दफनाने के बाद मेरी बीवी ये कहकर घर से निकल गई कि मेरे बच्चे के साथ उसकी माँ भी मर गई है, जबकि मेरी माँ डर गई थी कि कहीं मैं ये बात जानकर उन्हें छोड़ ही ना दूं। इसलिए झूठ बोल दिया कि निदा भी मर गई है। यहाँ से जाने के बाद निदा ने नौकरी शुरू कर दी और अकेले ही रहने लगी। वो रोज शाम उस कब्र पर आती थी और जब तक मैं यहाँ बैठता था वो रुख मोड़कर किसी और की कब्र पर बैठी रोती रहती थी, और फिर मेरे जाने के कुछ देर बाद खुद कब्र पर वक्त गुजार कर चली जाती। निदा मुझे अकेला छोड़कर जा रही थी जबकि मैं शिकस्ता कदमों से जमीन पर बैठ गया था। इसीलिए मेरी अम्मी मुझसे माफी मांगती रहती थी। इस सब में खुद निदा भी मर सकती थी और अस्पताल में एक दिन वो सीरियस कंडीशन में रही थी। मैंने अपनी अम्मी से कुछ ना कहा क्योंकि वो पहले ही बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन मैं रोज कब्र पर जाता, वहां मुझे निदा मिलती, लेकिन वो इतनी सख्त खफा थी कि मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर जब अम्मी को इस बारे में पता चला कि वो कब्रिस्तान आती है तो वो मेरे साथ कब्रिस्तान गई और निदा से माफी मांगकर उसे मनाकर ले आई और साथ मेरी बहन की शादी करके उसे रुखसत कर दिया। इस बात को 2 साल बीत गए हैं। कल ही मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई है। निदा और मैं अब एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। निदा भी खुश है क्योंकि निदा, मैं और मेरे छोटे बेटे ने जाकर निदा के घर वालों से माफी मांगी थी और उन्होंने भी दिल बड़ा करके हमें माफ कर दिया है। आज हम सब हंसी खुशी रह रहे हैं।